नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा में हंगामे के आसार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक देश एक चुनाव के विरोध में लोकसभा में दिया नोटिस। यूपी विधानसभा में आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। जल्द शुरू होगी कैबिनेट बैठक। आज राजस्थान का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भजनलाल सरकार की वर्षगांठ पर पीएम मोदी करेंगे जनसभा। आज नागपुर में होगी महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम रणनीति की बैठक। चुनाव में हार को लेकर चर्चा करेंगे दिग्गज नेता। राजस्थान में कांग्रेस के पदाधिकारियों की अहम बैठक। बूथ से लेकर ब्लॉक तक संगठन की मजबूती पर होगा फोकस। अब दिल्ली से देहरादून दूर नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर। आज पीएम नरेंद्र मोदी पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। प्रियंका के फिलिस्तीनी लिखे बैग की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की तारीफ। कहा, हमारे यहाँ ऐसा साहस नहीं। संभल में मंदिर के पीछे का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। काम के लिए पहुंचे मजदूर। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर हुई जहरीली। कई इलाकों का AQI 400 पार। ग्रेड 4 के लिए प्रतिबंध हुए लागू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट। ब्रिस्बेन में बारिश शुरू। दूसरे सेशन के खेल की शुरुआत में देरी। विस्कॉन्सिन के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग। गोलीबारी में 5 लोगों की गई जान, 6 लोग हुए घायल। आतंकवादियों के हाथों में सीरिया। बशर अल असद ने कहा, लड़ना चाहता था। जॉर्जिया के माउंटेन रिसोर्ट में 11 भारतीयों की गैस रिसाव की वजह से गई जान। यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम पर साधा निशाना। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये विजय दिवस हो गया है खास। दम घोटो हवा से बड़ी फजीयत। सड़कों पर उतरे लाहौर के लोग। रैली निकाली और किया प्रदर्शन। निवेश के लिए रहे तैयार। 19 दिसंबर को खुलेंगे 4 कंपनियों की IPO। बद्दी की फार्मा इंडस्ट्री की गुहार। यूरोप से टक्कर के लिए मदद दे सरकार। थोक महंगाई में मिली राहत। 3 महीने के निचले स्तर पर आई। डिविडेंड किंग देने वाला है शानदार मौका। साल के चौथे लाभांश पर जल्द लगेगी मोहर। और निजी हाथों में सौंपी जाएगी यूपी के 42 जिलों की बिजली। सरकारी आउटसोर्स कर्मियों के लिए तय किए गए नियम। एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने अपना कैबिनेट विस्तार किया, दूसरी तरफ शिवसेना के भीतर बगावत देखने को मिल गई। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना में टूट दिख रही है, जहां विधायक इस बात से नाराज चल रहे हैं कि आखिर उन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ ही क्यों दिया। ये नाराजगी कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद देने के वादे से मुकरने पर लगाया जा रहा है। जब चुनाव का वक्त था तो खूब वादे किए गए, अब जब नतीजा आ गया, जीत मिल गई, उसके बाद वादा खिलाफी हो रही है। इसी के विरोध में शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इतना ही नहीं, इस्तीफा सौंपने के अलावा उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हमने आपका साथ देकर बड़ी गलती कर दी। नाराज होकर भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ क्षेत्र के समन्वयक पद से इस्तीफा दिया है। असल में नरेंद्र भोंडेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भंडारा जिले के संरक्षण मंत्री बनने के हकदार हैं। उन्होंने जिले के विकास के लिए काम करने की इच्छा जताई और इसे मंत्री पद से जोड़ा। भोंडेकर का मानना है कि उन्हें पार्टी में किए गए वादे के अनुसार कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन जब उन्हें नजरअंदाज किया गया तो उन्हें पार्टी से जुड़े सभी पदों से इस्तीफा देने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। भोंडेकर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन कैबिनेट विस्तार के समय उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उनकी निराशा चरम पर पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनका अनुभव उन्हें इस पद के योग्य बनाता है। महाराष्ट्र में
एनडीए ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन महायुति सरकार की बैसाखी अभी से ही डगमगाने लगी है, क्योंकि जब से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तभी से सहयोगी दलों के साथ साथ खुद बीजेपी के विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। सबसे पहले अजीत पवार की एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जाहिर की। भुजबल ने कहा कि वे नई कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से नाखुश हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद भविष्य की राह तय करेंगे। इस बीच दावा किया जा रहा है कि नाराज भुजबल को पार्टी ने मनाने की काफी कोशिश की, उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने का ऑफर भी दिया, लेकिन भुजबल ने इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि राज्यसभा पहले ही मांगी थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा जाने का फैसला लेता हूं तो अपने वोटर्स के साथ अन्याय होगा। इसी के साथ शिवसेना विधायक विजय शिवतारे ने कहा कि मंत्री नहीं बनाया गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ किए गए बर्ताव का बुरा लगा। तीनों नेता मिलने को भी तैयार नहीं थे। शिवतारे ने कहा कि 2.5 साल के बाद मंत्री बनाया जाता है तो भी मंत्री नहीं बनूंगा। शिवसेना के तानाजी सावंत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से चुनावी चिन्ह धनुष बाण को हटा दिया और उस जगह बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाते हुए लिखा शिव सैनिक। साथ ही शिवसेना के ही राजेंद्र गावित ने कहा कि आदिवासी लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि आदिवासियों की जरूरत अब पार्टी को है या नहीं। इससे पहले शिवसेना के भंडारा से विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर निराशा जाहिर की और उन्होंने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। तो नाराजगी की सूची में बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। फडणवीस के करीबी होकर भी मंत्री न बनाए जाने से नाराज डॉक्टर संजय कोटे भी नाराज नजर आए। उन्होंने अपने दिल का दर्द फेसबुक पोस्ट पर लिखकर बयां कर दिया। इसी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटीवार ने बताया कि उन्हें 14 दिसंबर की शाम को बताया गया कि आपका नाम मंत्रियों के लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल से 3 से 4 नाम हटाए जा सकते हैं। सुधीर ने अपनी पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि जिनका बेटा हमारी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार की नैया धीरे धीरे डगमगाने लगी है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा कैंपस से अपना धरना खत्म कर लिया है। 9 घंटे तक धरने पर बैठी सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मंत्री के मनाने पर धरना खत्म कर लिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने रात करीब 10:30 बजे विधानसभा पहुंचकर पल्लवी पटेल को 15 मिनट तक समझाया। इसके बाद कहीं जाकर वो धरना खत्म करने पर राजी हुई। इससे पहले पल्लवी को हटाने के लिए पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पल्लवी वहां से नहीं हटी। बता दें कि सोमवार को सपा की बागी विधायक पल्लवी का विधानसभा अध्यक्ष ने माइक बंद करा दिया था। इससे नाराज होकर वो सदन से बाहर जाकर धरने पर बैठ गई थी, जिसके बाद 9 घंटे तक पल्लवी पटेल यूपी विधानसभा कैंपस में धरने पर बैठी रही। स्थगन के बाद जैसे ही सदन शुरू हुआ, पल्लवी पटेल ने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पल्लवी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई। पल्लवी ने कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, चली जाइए, जिसके बाद उनका माइक बंद करा दिया गया। रात को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के मनाने पर पल्लवी ने धरना खत्म किया और जाते जाते पल्लवी ने कहा कि वो मंगलवार को सदन में अपनी बात जरूर रखेंगी। बरेली में लेखपाल की हत्या से सनसनी फैल गई है। 18 दिनों से लापता लेखपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फिरौती के लिए लेखपाल की हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल 27 नवंबर का दिन था। यूपी में बरेली में तैनात राजस्व अधिकारी मनीष कश्यप रोज की तरह दफ्तर जाने के लिए सुबह घर से निकले थे, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी लौटकर अपने घर नहीं पहुंचे। पहले घर वालों और सहकर्मियों ने उनकी तलाश की, फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। मामला क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी का था, लिहाजा पुलिस लगातार मनीष को तलाश रही थी। कोई सुराग या खबर नहीं मिली तो मनीष के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन और CDR की जांच भी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने घर वालों के शक जताने पर कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री का सिर मिल गया। पुलिस के खुलासे से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ और बरामद शव को मनीष कश्यप का नाम बताते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी से मिलकर DNA जांच करने तथा तहसील के कर्मचारी और अधिकारी और ग्राम प्रधान तथा उसके भाई जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।
दरअसल मृतक मनीष कश्यप अपने पिता की जगह पर मृतक आश्रित के तहत लेखपाल की नौकरी पर लगे थे और उनकी फरीदपुर तहसील में पोस्टिंग थी। परिजनों के मुताबिक बीते 27 नवंबर को लेखपाल तहसील तो गए परंतु लौटकर घर नहीं पहुंचे। लेखपाल के घर न पहुंच पाने पर परिजनों ने खल्लापुर के ग्राम प्रधान और उसके भाई पर आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन इन दोनों भाइयों ने दबा रखी है, जिसके चलते मनीष कश्यप शासन को रिपोर्ट भेजने वाले थे। फरीदपुर तहसील के अधिकारी और फरीदपुर पुलिस पर भी ग्राम प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाया था। थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर लेखपाल का परिवार पुलिस अधिकारियों से मिला और बाद में परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर पुलिस के सभी उच्च अधिकारी और जिलाधिकारी मौजूद थे। जब जिलाधिकारियों के सामने परिवार ने अपना दुखड़ा सुनाया तो फिर एडीजे रमेश शर्मा ने इसका संज्ञान लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग कार्य को तत्काल कार्रवाई करने को कहा, क्योंकि परिवार का कहना था कि फरीदपुर पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच थाना फतेहगंज पश्चिमी से कराई। वहीं फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि लेखपाल मनीष कश्यप का शव कैंट क्षेत्र में पड़ा है। तो मनीष कश्यप के सड़े गड़े आधे शव को पुलिस ने कैंट से बरामद कर लिया और आरोपी के घर से उसका कपड़ा बरामद हुआ। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया है कि राजस्व अधिकारी की पहचान मनीष कश्यप के रूप में हुई है। अनुराग आर्य ने लेखपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के द्वारा लेखपाल मनीष कश्यप की हत्या करने के बाद उसके परिजनों से 4 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, पर पुलिस की तेज गतिविधियों के चलते वह फिरौती के लिए कॉल नहीं कर पाए। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी। ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज, जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस ने लेखपाल मनीष कश्यप के कपड़ों को भी बरामद किया है और घटना में इस्तेमाल अर्टिगा कार तथा लेखपाल मनीष कश्यप की मोहरें और अन्य कागजात को भी बरामद किया। आगे एसएसपी ने बताया कि मनीष कश्यप और ओमवीर कश्यप पिछले 6 महीने से एक दूसरे से परिचित थे। जो परिजनों के द्वारा आशंका जताई गई थी, आप को विदित है कि उसमें राजस्व टीम के द्वारा भी ऑलरेडी जांच कर ली गई है, जिसमें संभवतः किसी प्रकार का कोई अनियमितता अभी तक नहीं पाई गई है। उसमें हमारे एसपी नॉर्थ साहब, एडीएम साहब भी मौके पे गए थे। ये जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, ये इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ और जो इनकी पूछताछ में इन्होंने बातें बताई उनको कंफर्म करते हुए एविडेंसेस जो मैंने आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखे हैं, उससे कंफर्म होती हुई चीज़ें हैं जो पिछले 24 घंटे में क्लियर हुई हैं। अभी तक की घटना स्पष्ट इसी तरीके से निकल के आई है। इसमें किसी प्रकार का और कोई एंगल अभी तक नहीं आया। 2 अभियुक्त और फरार हैं। जो इन 2 अभियुक्तों के बारे में द्वारा बातें बताई गई हैं, उसको हम उनसे भी तस्दीक करेंगे। उनसे भी और ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। उनकी भी CDR की डिटेल्स, उनके मोबाइल से हमें जो कुछ बरामद होगा वो भी चेक किया जाएगा। और ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिल्कुल ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने कोई बात इनकी पूछताछ में और जो एविडेंस मिला है उससे सामने नहीं आई है। लेकिन परिजनों की जो भी आशंकाएं हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए विवेचना करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही विवेचना करेंगे। बहुत दुखद घटना है, हमारी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं और कोई भी पुलिस की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से परिजनों को न्याय दिलाने के लिए ही होगी। मतलब आर्थिक तंगी है तो पत्नी को खर्चे के चक्कर में ये हत्या पूरा फिरौती के लिए किया गया। बिल्कुल, इसने यही बताया है, जो कि तस्दीक भी हुआ है इसके बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड से और जो लोगों से आसपास भी बातचीत की गई। इसको पैसे की आवश्यकता थी और बहुत सारे लोगों से इसने पैसा लिया है। किसी ने 100 रुपये, वो इसके मोबाइल में जो पेटीएम ट्रांजेक्शन है उसमें किसी में 100 रुपये है, किसी में 200 रुपये है, तो छोटी छोटी अमाउंट्स का ट्रांजेक्शन इसके अकाउंट में हुआ है। पुलिस द्वारा बताई गई थ्योरी से लेखपाल मनीष कश्यप का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। लेखपाल संघ के कार्यकर्ता के साथ मनीष कश्यप के परिवार ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह का कहना है कि मनीष कश्यप का परिवार इतना संपन्न नहीं था कि वो फिरौती दे पाता, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि वो फिरौती के लिए मनीष कश्यप की हत्या की गई होगी। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई थी। जो नरकंकाल बरामद हुआ है वह नहीं कहा जा सकता कि मनीष कश्यप का ही है।
डीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी बॉडी बरामद करवाएंगे और जो जितने भी लोग हैं SHO फरीदपुर और जो क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर उन पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में डीएम साहब SP साहब को लिखित में कॉपी दी थी, जिसकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी पड़ी हुई है, और उन्होंने SHO फरीदपुर CO फरीदपुर के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं और जब थाना बदली हुई है तब कुछ जाके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कार्रवाई अगर की होती तो आज हो सकता था कि भाई साहब हमारे सामने होते और खुलासा जल्दी हो जाता। आप खुलासे से संतुष्ट हैं? खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है, ये बातें बनाई जा रही हैं। पुलिस कह रही है कि फिरौती के लिए फिरौती अगर होती तो फिरौती का कोई फोन होता, हम लोग यहाँ ना भागते बार बार। जिन लोगों को पकड़ा गया क्या आप लोग जानते हैं उन्हें? हम उन लोगों को नहीं जानते हैं। कभी आपके घर आए वो लोग, कभी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद बताइए, कपड़े बच गए और बॉडी गायब हो गई। ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए? तो क्या लग रहा है खुलासा सही नहीं हुआ है क्या? खुलासा सही नहीं हुआ है, ये सब बातें बनाई जा रही हैं, गुमराह कराया जा रहा है। इसका कुछ अभी बस घुमाया जा रहा है हम लोगों को। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने बहुत तेजी से कार्य किया है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। मनीष के परिवार वाले आपसे मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, अभी आम दिनों की जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जी लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है कि किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहाँ तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं। तो जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी उनको किया जाएगा। पुलिस जांच पर सवाल उठाया है, किसी अन्य एजेंसी के लिए क्या शासन को अवगत कराएंगे इस बात? अब देखिए, अभी इस बात पे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले पुलिस जांच आने दीजिए, और मैं इस बात से अवगत हूँ कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर ने तेज़ी से काम किया है और उसमें से एक अभियुक्त को शक के दायरे पर हरियाणा से उठाया गया है विदिन 2 वीक्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आने देते हैं और इनके पक्ष को भी हम लोग सक्षम स्तर से विचार विमर्श करके इसमें निर्णय लिया जाए। सर, एक जमीन का जो था उसके लिए आपने कमेटी बनाने की भी बात कही है लेखपाल के संघ के लोगों से। देखिए, बहुत सिंपल है कि ज़मीन की जो वास्तविक स्थिति होती है ज़मीनी स्तर पे, उसके बारे में जो लेखपाल वहाँ पोस्टेड हैं या आसपास पोस्टेड हैं या लेखपाल संघ के अन्य सदस्य, ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये बात फैक्ट है। हम लोग भी नीचे से रिपोर्ट के आधार पे या कतिपय केस में स्थलीय भ्रमण के आधार पे सच्चाई का पता लगता है। ये बात कुछ लोगों द्वारा पूर्व में भी उठा था, वहाँ उप जिलाधिकारी जाके स्वयं सत्यापन किए थे। अब आज भी उठा, तो मैंने लेखपाल संघ को बताया कि आप लोग खुद ही अपने में से जो भी 2, 3, 4, 5 जो आपके सबसे अच्छे मेंबर आप जिनको मानते हो ट्रस्टेड, उनका एक समिति बना दो। आप जो जांच करके दोगे उसके अनुसार मैं एश्योर करता हूं कि कड़ी कार्रवाई। लेखपाल मनीष कश्यप फतेहपुर तहसील में तैनात थे। 27 नवंबर को जब लेखपाल लापता हो गए तो परिजनों ने फरीदपुर थाने में शिकायत की। परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जताते हुए अपहरण की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर को फाड़ दिया और सादे कागज पर लेखपाल की मां का अंगूठा लगवाकर गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
जिसके बाद परिजन लगातार थाने से लेकर डीएम और एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। 7 दिसंबर को लेखपाल मनीष कश्यप की पत्नी, बच्चे, मां और भाई के साथ अन्य रिश्तेदारों ने कलेक्ट्रेट का धरना दिया। उस वक्त कलेक्ट्रेट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडीजे रमित शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्या बाहर निकल रहे थे। तभी लेखपाल के परिजनों ने अफसरों की गाड़ियों को रोक लिया। एडीजी ने उन लोगों की समस्या को सुना और तुरंत एसएसपी अनुराग आर्या मुकदमा दर्ज करके लेखपाल को बरामद करने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसएसपी ने 4 टीमों को गठन किया। जिसके बाद रविवार को लेखपाल मनीष कश्यप हत्याकांड का खुलासा हो गया। मृतक लेखपाल के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जारी किया है। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते लेखपाल मनीष कश्यप की हत्या की गई होगी। वहीं बरामद हुई सड़े गड़े शव को मनीष कश्यप का नहीं बता रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये शव मनीष कश्यप का नहीं है तो फिर किसका है। साथ ही मनीष कश्यप का परिवार इतना सक्षम भी नहीं था कि वो फिरौती दे पाता, तो फिर फिरौती के लिए उसका अपहरण भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में कई सवाल हैं जिसको लेकर मनीष कश्यप के परिवार में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच में निकलकर सामने क्या आता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।